नमस्कार दोस्तों, कई दिनों के बाद आज मैं लाइव आया हूं। उम्मीद है आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। आप में से कोई यहाँ लिख दें कि आवाज़ आ रही है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तमाम दोस्त जो दिख रहे हैं साथी, उन सबको मेरा नमस्कार। आज का विषय बता चुका हूं, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था बोल रहा हूं, तो आप मतलब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। हुआ क्या, ये आपको पता होगा। हुआ ये कि जो 1000 बसों का ऑफर प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया था, 3 दिन तक उस पर नाटक, ड्रामे, हंगामे, नौटंकी, बयानबाजियां, सब कुछ होने के बाद आखिरकार वो बसें जहां से आई थी वहां से चली गई, वहीं चली गई वापस। तो ये सब क्यों हुआ? एक पार्टी बसों का ऑफर करती है, दूसरी पार्टी लिस्ट मंगाती है, उसके बाद तरह तरह की बीच में बयानबाजियां होती है, चिट्ठी पत्री होती है, और उसके बाद आखिरकार बसें लौट जाती है। इन सब की वजह क्या है? कुछ विस्तार से मैंने एक यूट्यूब में अपने एक वीडियो में आपको बताया है, जो एक पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसमें पूरी क्रोनोलॉजी है। प्रियंका गांधी की चिट्ठी 16 मई को कैसे शुरू हुई, कैसे यूपी के मुख्यमंत्री अवनीश अवस्थी ने 18 तारीख को पहली बार जवाब दिया, 2 दिन बाद 16, 17, 18 को, और जवाब दिया, और पहली बार कैसे कहा कि आपका हम प्रस्ताव कबूल करते हैं। और उसके बाद प्रस्ताव कबूल करने के बाद शाम को 5 बजे के आसपास प्रियंका गांधी ने शुक्रिया अदा किया योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव कबूल करने के लिए। और रात में 11 बजकर कुछ मिनट पर, 11 बज के 40 मिनट पर, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 11 बज के 40 मिनट पर एक मेल आया, जिसके जरिए यूपी सरकार की तरफ से सूचित किया गया कांग्रेस पार्टी को कि कल सुबह, यानी 19 तारीख की सुबह, 18 की रात को ये मेल है, देर रात को, 19 तारीख की सुबह लखनऊ में 1000 बसों के साथ, सारे कागज पत्तर, चालक परिचालक के साथ वहां 10 बजे डीएम के दफ्तर में पहुंचिए। तो पहली बात यही है कि आपने एक बार प्रस्ताव कबूल किया, दूसरी बार आपने रात को, देर रात को चिट्ठी लिखी, और उसके बाद लखनऊ बुलाया, जो दिल्ली से 500 किलोमीटर है। और बात यहाँ लखनऊ, सॉरी माफ करें, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर मजदूरों की त्रासद स्थिति और यहां से रवानगी की थी। लेकिन पहले लखनऊ बुलाना, उसके पीछे क्या मकसद है? इन सारी चीजों को बहुत कुछ आपने देखा समझा होगा। तो मैं सवालों से बात कुछ शुरू करता हूं, और कुछ साथी और जोड़ रहे हैं। कुछ सवाल, जो मेरे सवाल पहले योगी सरकार से हैं, बीजेपी नेताओं से हैं, और उसके बाद फिर प्रियंका से भी कुछ सवाल हैं। इन सवालों के जरिए आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। आवाज तो आ रही है मेरे ख्याल से? हाँ, आवाज आ रही है। बहुत सारे साथी आ चुके हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सवालों से शुरू करता हूं। इन्हीं सवालों में राजनीति छिपी है, इन्हीं सवालों में मंशा छिपी है, इन्हीं सवालों में मजदूरों की चिंता छोड़ एक दूसरे पर हमले करके एक दूसरे को एक्सपोज करने की का खेल छिपा है। तो सवाल, चूंकि रिजेक्शन योगी सरकार की तरफ से है, इसलिए शुरू के कुछ सवाल योगी सरकार से, और उसके बाद आप लोगों के भी सवाल लूंगा, और आप भी बताइएगा कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, इन सवालों में पूछने में, या इन सवालों ये सवाल पूछने का मतलब है या नहीं। तो पहला सवाल, ये सारे सवाल सिलसिलेवार है, इसी में सारी चीज छिपी है जो मैं पहले कह चुका। सारे सवाल योगी सरकार से हैं, बीजेपी नेताओं से हैं, यूपी के मंत्रियों से। सिर्फ जांच करने और अपने तरीके से कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए मंगाई थी, पहला सवाल। क्योंकि इससे यही पता चलता है कि उनकी पूरी दिलचस्पी थी कि आप बसों की लिस्ट भेजो, हम उसमें जांच करेंगे, मालिक कौन है, बसें किसकी है, कहां से आ रही है, बसों का ड्राइवर कौन है, बसों का क्लीनर कौन है, फिटनेस है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं। मकसद, इससे लग रहा है कि आपका मकसद ये ज्यादा था, बसें लेना और उन बसों का इस्तेमाल करना। ये तो कतई नहीं था, ये आज साफ भी हो गया जब वो बसें लौट गई। उनमें कितनी बसें, 400 कुछ बसें गड़बड़ थी, खराब थी, फिटनेस टेस्ट में फेल थी, वो अलग बात है। लेकिन जो बसें ठीक थी उसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ, और जो मंशा दिख रही थी कल सुबह से, उससे साफ था मकसद कुछ और था। तो पहला सवाल कि आपका मकसद सिर्फ जांच करके, इन्वेस्टिगेट करके और एक सनसनीखेज तरीके से कांग्रेस को एक्सपोज करना भर था क्या?
दूसरा सवाल, जितनी मुस्तैदी से इन बसों की गहराई से जितनी जांच की गई, क्या यूपी में चलने वाली हजारों बसों की वैसे ही जांच की जाती है? इस पर कुछ जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, क्योंकि मैंने सर्च किया गूगल पर कि कैसे उत्तर प्रदेश में बसें जो चलती है, प्राइवेट बसें, हजारों बसें, 12,000 के करीब बसें हैं यूपी रोडवेज की, और हजारों बसें ऐसी चलती हैं जो फिटनेस टेस्ट में फेल है और सालों से चलती रही है। मैंने सर्च किया, उसमें अमर उजाला अखबार, उसमें आई नेक्स्ट जो जागरण का अखबार है, शायद आई नेक्स्ट में, हिंदुस्तान में ऐसी खबरें मुझे मिली है। एटा से लेकर कानपुर तक, रामपुर तक, हर जगह सैकड़ों बसें फिटनेस टेस्ट में फेल होकर चलती रही हैं। खबर तो ऐसी ऐसी है, जैसे आई नेक्स्ट में खबर छपी है फरवरी 2020 की, इसी साल फरवरी की, यमदूत बनकर दौड़ रही 1800 से ज्यादा बसें ब्लैक लिस्टेड हैं। फिरोजाबाद कानपुर हाईवे पर हादसों में 20 से ज्यादा मौतों के बाद भी कानपुर प्रशासन ने सबक नहीं लिया है, न तो ट्रैफिक विभाग जागा है, न आरटीओ की नींद खुली है। सैकड़ों ब्लैक लिस्टेड बसें यमदूत की तरह दौड़ रही हैं। ये आई नेक्स्ट की खबर है, ठीक है, और उसमें कुछ आंकड़े भी दिए गए। ऐसे ही जुलाई में 2018 में हिंदुस्तान की खबर है कि रामपुर में बिना परमिट के कैसे बसें दौड़ रही है, सबकी कतरन है मेरे पास। वैसे ही 27 फरवरी को अमर उजाला की खबर है, बस संचालकों ने 2009 से नहीं कराई फिटनेस टेस्ट। एटा में एक अनुमान के मुताबिक जिले से गुजरने वाली 40% खटारा बसें हैं। आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत 9 बसों में से 318 की फिटनेस खत्म हो गई। कुछ की फिटनेस 7 से 9 साल पहले खत्म हो गई, फिर भी बिना फिटनेस की चल रही है। ऐसी 50 खबरें मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं सिर्फ 2017 के बाद की बात कर रहा हूं, उसके पहले भी यही सब हो रहा होगा। ये बसों में फिटनेस का खेल, आरटीओ का खेल, वसूली, घोटाले, पैसे, ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है, हम आप जानते हैं। लेकिन 2017 के बाद की बात कर रहा हूं, चूंकि योगी सरकार उसके बाद की है, और चूंकि मुस्तैदी की है कि बहुत मुस्तैदी से, बहुत बारीकी से जांच फिटनेस की हुई, तो मुझे लगा ये सरकार बहुत कंसर्न होती होगी। सड़क जितनी बसें चलती हो गई, हर बस की का इंश्योरेंस, फिटनेस, चालक सब टेस्ट करती होगी। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और निकल रही है। तो सड़कों पर वो बसें चल रही है, यहाँ उनकी मंशा ये थी, फिटनेस टेस्ट होना चाहिए बस, या बिना फिटनेस के बस, बिना इंश्योरेंस के बस कैसे चल रही थी। सवाल उस पर नहीं है, सवाल उस पर है कि आप ही के सूबे में अगर इतनी बसें ऐसे चल रही है, यहाँ आप पूरी जांच, इंक्वायरी, उप मुख्यमंत्री से लेकर पूरा महकमा इसको जांचने में बैठ गया। इससे साफ लगता है कि आपका इंटेंशन जांच करके, एक्सपोज करके। चलिए, सवाल नंबर 2 में बहुत लंबा हो गया, जल्दी जल्दी करता हूं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत दिलचस्प है, इसी में सब कुछ छिपा है। और मैं कह रहा हूं, सवाल मेरे प्रियंका से भी है, धैर्य रखिए, एक तरफा बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिसकी सत्ता है और जिसकी जिम्मेदारी है और जिसे मजदूरों को सही जगह पहुंचाने की जिसकी जिम्मेदारी है, सवाल उससे ज्यादा पूछे जाने चाहिए, मैं इसमें बिलीव करता हूं। बाकी प्रियंका गांधी की धज्जियां उड़ाने के लिए 20 चैनल और 40 एंकर और 40 पत्रकार तो हैं ही, जो योगी मोदी से कोई सवाल नहीं पूछते। उनके सारे सवाल राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश और विपक्ष से। इसलिए चलिए, सवाल नंबर 3। जांच में 879 बसें पहले सही पाई गई, बाद में, वो एक लिस्ट है, आपने देखा होगा, मेरे यूट्यूब की स्टोरी में भी है कि 1049 बसों का ऑफर था, उसमें 879 सही पाई गई, 879। बाकी ऑटो, टेम्पो, एम्बुलेंस और इसके अलावा मान लो स्कूल बस भी थी। हालांकि स्कूल बस थी तो बस तो थी, लेकिन वो पाई गई। फिर उसके बाद अगर वो बसें सही थी, तो फिर सुबह उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को मैंने सुना एक चैनल पर, जिसमें कह रहे थे 460 वाहन फर्जी है। तो मुझे समझ में नहीं है फर्जी का क्या मतलब होता है। 460 वाहन फर्जी है, आपने पहले कह दिया कि इतने वाहन सही पाया गया, फिर आपने एक दूसरा आंकड़ा दिया कि 297 वाहन ऐसे हैं जो जिसमें न इंश्योरेंस है न फिटनेस है। मतलब 460 वाहन फर्जी, की फर्जी का क्या मतलब होता है। उसके थोड़ी देर बाद संबित पात्रा, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उसी चैनल पर उनका बयान, जिसमें वो वही आंकड़ा दे रहे थे जो आंकड़ा कल रात आया था, जिसका मैं जिक्र अपने यूट्यूब में कर चुका हूं, अपनी स्टोरी, अपने वीडियो में, कि 297 का जिक्र संबित पात्रा ने किया, जिसका न तो फिटनेस है न बीमा है, दोनों मिलाकर 297 रिजेक्ट है। तो दो आंकड़े क्यों है? संबित पात्रा 297 बस बोल रहे हैं, उनके ठीक पहले, और वो भी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री है 460 बस फर्जी बता रहे हैं, तो समझ में नहीं आया। ये सवाल नंबर 4 था। उस सवाल नंबर 5, जल्दी जल्दी, थोड़ा धैर्य से। अगर 460 या 297 बसें भी खराब थी, तो बाकी बसें ले लेने में क्या दिक्कत थी? आप 500 बस, 600 बस लीजिए, ले लेते। और प्रियंका गांधी कह रही थी कि 200, 300, 400 बसें हम फिर दोबारा और दीजिए, ये बस खराब है। लेकिन
मंशा कुछ और थी, मंशा यहीं तक थी जहां तक हुआ। इसलिए मैंने कहा है आज का के थंबनेल में, ये तो होना ही था। उसके बाद और अगर बसें नहीं लेनी ही थी तो 3 दिन तक ये नाटक क्यों किया? सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको बस नहीं लेनी थी तो जो 2 दिन प्रियंका गांधी 16-17 को लिखती रही, तो 18 को जो अवनीश अवस्थी चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, और 18 की रात को लखनऊ पहुंचाने बोलते हैं, जो जो गैर वाजिब बात है कि रात भर में लखनऊ सुबह तक पहुंचाओ, तो उसकी जरूरत नहीं थी। आप कह देते कि हमारे पास पर्याप्त बसें, हमें आपकी बस नहीं चाहिए, शुक्रिया, लेकिन वो नहीं हुआ। इतने नाटक के बाद बसों को वापस भेजकर मजदूरों का फायदा हुआ या नुकसान? एक बात, 18 मई को यूपी सरकार की तरफ से दोपहर को चिट्ठी लिखकर क्यों कहा गया कि आपका प्रस्ताव स्वीकार है और सारी जानकारी उपलब्ध कराएं? ये पहले सवाल में कह चुका हूं। फिर कुछ घंटे के बाद देर रात को चिट्ठी लिखकर यह क्यों कहा गया कि सुबह 10 बजे तक 1000 बसों को लेकर लखनऊ पहुंचे कागजों के साथ? क्या 500 किलोमीटर का सफर रातों रात तय करके लखनऊ बुलाने का कोई मतलब था, जबकि मजदूरों को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जब अवनीश अवस्थी की चिट्ठी 11 बजकर कुछ मिनट पर मिली थी कि सुबह बस भेजिए 18 तारीख की रात, उसी के 2 घंटे के बाद प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह ने चिट्ठी लिखकर असमर्थता जता दी थी कि बस भेजना सुबह मुश्किल है, क्योंकि लखनऊ भेजने का कोई औचित्य नहीं है। और उसका जवाब भी अवनीश अवस्थी की तरफ से सुबह इसी कोटेशन के साथ, उसी इसलिए 500 बसें आप दिल्ली में उपलब्ध कर, माफ करें, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को उपलब्ध कराएं। जब ये चिट्ठी सुबह लिख चुके और उसके बाद जब रात में ही प्रियंका गांधी के सचिव ने असमर्थता जता दी, तो ये शहनवाज जी क्या बोल रहे हैं? कुछ रात भर डीएम साहब, लखनऊ के डीएम साहब वहां अपने घर के बाहर या किसी मैदान में खड़े होकर तरह की बड़ी बात कह दे रहे हैं। ऐसा बयान, फिजूल का बयान कि रात भर डीएम साहब वेट करते रहे। मुझे हैरत होती है इस तरह की बयानबाजियों पर। चलिए आगे। उसके बाद सुबह तीसरी चिट्ठी लिखकर 12 बजे तक, उसी सुबह मतलब 19 तारीख, तीसरी चिट्ठी जब रात में असमर्थता जताई संदीप सिंह ने कि लखनऊ नहीं भेज सकते, कोई मतलब नहीं है, तो चिट्ठी तीसरी थी अवनीश अवस्थी की, जिसमें उन्होंने लिखा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के डीएम को 500 बसें पहुंचाने की बात की। तब संदीप सिंह ने फिर एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 5 बजे तक का वक्त दीजिए, क्योंकि बसें राजस्थान से आनी है। उसके बाद अब यहाँ खेल था कि आप तुरंत चिट्ठी लिखते हैं, 1 घंटे के बाद आप कह रहे हैं कि 500 बसें दोनों जगह पहुंचा दीजिए। उनको एक्सपोज करना, फेल करना, या किसी ढंग से चाहते थे कि इस पर राजनीति हो और ये हम देश को दिखा सकें कि कांग्रेस कितनी राजनीति कर रही है। और उसके बाद मकसद इसमें सिर्फ इतना था, सिर्फ सियासत। और जिनको अभी लग रहा है कि कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, धैर्य रखिए, उसकी भी हम बात आगे करेंगे। उसके बाद जब बसें आई राजस्थान से, जब भरतपुर आगरा बॉर्डर पर जब बसें पहुंची, जिसकी तस्वीरें, वीडियो आपने देखा, जो कांग्रेस के, यूपी कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो और कुछ नेता तनातनी उलझते रहे पुलिस वालों से। पुलिस वालों ने कहा हमारे पास परमिशन नहीं है। अगर अवनीश अवस्थी कहते हैं कि गाजियाबाद और नोएडा के डीएम को निर्देश दे दिया गया है, आप उनके हवाले बसें कर दीजिए, तो ये सरकारी निर्देश नहीं हुआ क्या? उनका अगर कहा हुआ, मैं एक लाइन आपको बताता हूं जो उनकी तरफ से कहा गया अवनीश अवस्थी की चिट्ठी में है, कि सुन लीजिए गौर से, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि उस चिट्ठी में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, होल्ड करिएगा, उसमें कहा कि 500 बसें गौतम बुद्ध नगर को एक्सपो मार्ट ग्राउंड के पास उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस आदि के दस्तावेज, चालक का लाइसेंस, परिचालक के दस्तावेज को चेक करके बसों का इस्तेमाल करेंगे। और उसी में कहा गया है कि आप चूंकि लखनऊ में बसें देने से असमर्थ हैं, इसलिए आप जिलाधिकारी गाजियाबाद को 5 बसें दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध करें। जिला प्रशासन द्वारा सभी बसों का रिसीव किया जाएगा, बसों को, और उनका इस्तेमाल किया जाएगा। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे और साहिबाबाद बस अड्डे पर बसें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये अवनीश अवस्थी ने लिखा। अगर ये लिख दिया तो ये परमिशन आगरा भरतपुर बॉर्डर पर उन पुलिस वालों के पास क्यों नहीं था? वो क्यों परमिशन कहते रहे? मतलब ये है कि राजनीति है। आपने एक टाइमलाइन 12 बजे की दे दी ताकि एक्सपोज हो सकें, और उनकी गलती ये थी कि उन्होंने पहले कह दिया बॉर्डर पर हमारी बसें हैं, लेकिन बसें उसके बाद राजस्थान से आ रही थी। उस पर हम आगे बात करेंगे कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा और उसमें क्या लोचा था, क्या लूपहोल्स था, उस पर हम आगे बात करेंगे। अभी सिलसिलेवार, अभी एक पहलू। उसके बाद जो ये कहा
कि हाँ, अब जो उसके बाद एक बयान आया बहुत इंपॉर्टेंट, जिस बयान में अभी कहा गया है, जो आज यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा की तरफ से भी बयान आया है, और भी नेताओं की तरफ से, शाहनवाज हुसैन की तरफ से भी बयान आया, जिसमें कहा गया है कि 27,000 बसें यूपी में मजदूरों को ढोने में लगी है। इसमें करीब 12,000 स्टेट बस हैं, जो हमारे पास जानकारी है, चूंकि स्टेट बस का आंकड़ा मिलता है। तो सवाल उठता है, 27,000 बसें अगर लगी है, तो ये 27,000 बसें कहां थी कल या परसों? और अगर लगी ही थी, तो मजदूर कल परसों तरसों 3 दिन तक घिसटते हुए, चलते हुए ऐसे क्यों जा रहे हैं? हमने वीडियो दिखाया परसों तरसों का, मथुरा का और भी जगहों का। तो फिर इस तरह की बयानबाजी, इतनी बड़ी बात अगर कर रहे हैं, तो इसकी सच्चाई की तस्दीक होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि मीडिया के हमारे साथी कल से 27,000 बसों को चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर इतनी बड़ी बात कही गई कि 27,000 बसें चल रही है, तो वो दिखना चाहिए। दूसरी बात, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर 27,000 बसें चल रही है, तब ये भी दिखना चाहिए कि कल से, ये मान लें, इसकी गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए कि कल से उत्तर प्रदेश में कहीं भी, किसी भी जिले में, 75 जिलों में से किसी भी जिले में, किसी भी सड़क पर कोई मजदूर पैदल, 2 व्हीलर से, 3 व्हीलर से, ट्रक से या ऐसे जाता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि यही बात योगी आदित्यनाथ ने 11 तारीख को होम मिनिस्ट्री के सर्कुलर और 15 तारीख को के सर्कुलर के बाद भी कहा था। 15 तारीख की शाम भी कहा था, 16 तारीख की सुबह भी कहा गया कि कोई आदमी यूपी में नहीं देखा जाएगा इन तरीकों से जाते हुए। तो उसके बाद भी 16-17 को लोग जाते रहे, 18 को भी जाते रहे। तो अब अगर आप कह रहे हैं कि 2700 बसें आपने लगा दी है, 27,000 माफ करिए, तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, और मीडिया के साथियों से, कि कल से उत्तर प्रदेश में अगर लोग जाते हुए, मजदूर पैदल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या घिसटते हुए रिक्शा साइकिल से जाते हुए दिखे, तो योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछना चाहिए कि आपकी 27,000 बसें हैं, तो फिर ये मजदूर पैदल क्यों जा रहे हैं, और ये 27,000 बसें कहां चल रही है? एक बात, इसकी गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार को आज के बयान से देनी चाहिए। मुझे लगता है कि कल से स्थितियां सुधर जाएगी। और अगर ये सच है कि 27,000 बसें चलने लगी, तो मैं कहूंगा चलिए, ये अच्छा हुआ कि प्रियंका गांधी वर्सेस योगी की सियासत में चलने तो लगी। जैसे वैसे ही सोनिया गांधी के बयान के बाद ट्रेनों के मामले में थोड़ी सतर्कता आई, और उसके बाद ट्रेनें चलने लगी। तो चलिए, यही सही। उसके बाद, हालांकि ऐसे दावे पहले भी किए गए, उसके बाद यूपी में जिस तरह से मुकदमेबाजी हुई, कि आपने आगरा में मुकदमा दर्ज किया, लखनऊ में दर्ज किया 2 लोगों के खिलाफ, संदीप सिंह के खिलाफ और अजय कुमार लल्लू के खिलाफ, आगरा में भी किया। आज मैं शाम को किसी चैनल पर, दोपहर को किसी चैनल पर देख रहा था कि नोएडा के पुलिस अफसर हैं, शायद रणविजय सिंह नाम था उनका, वो बयान दे रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि ये बसें बिना परमिशन के यहां तक आई है, इसलिए बस लाने वालों के खिलाफ, मालिकों के खिलाफ, और जिसके भी खिलाफ होगा, हम उनके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। मुझे नहीं पता कि नोएडा में मामला दर्ज हुआ है कि नहीं, लेकिन क्या ये इतना बड़ा गुनाह था कि बसों की लिस्ट में अगर गड़बड़ी हुई, कुछ ऑटो, टेम्पो, रिक्शा या बिना फिटनेस के हुए, तो उन सब के खिलाफ मामला दर्ज कर दो? क्या इतना बड़ा गुनाह था? और उसके साथ ये भी कि इस लिस्ट की जांच के बाद ये कहा गया कि ये सारी जो गाड़ियां हैं राजस्थान सरकार की हैं। हालांकि उसका जवाब सचिन पायलट ने दिया, और जो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, कि ये सरकार की गाड़ियां नहीं है, राजस्थान की प्राइवेट गाड़ियां हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी ने हायर किया है। ये उनकी तरफ से बयान आया। अब उसके बाद एक मुकदमेबाजी की बात, कि जो मुकदमा हुआ, और अगर इस आधार पर मुकदमा हो जाए कि आपने फर्जी लिस्ट दी, आपने ये किया, तो यूपी में जो औरैया में जिस ढंग से लाशों के साथ मजदूरों को, घायल मजदूरों को ट्रकों में बिठाकर लाद कर भेजने की कोशिश हुई, और उसके बाद मीडिया के लोगों ने एक्सपोज किया, या वीडियो वायरल हुआ, या खबर वायरल हुई, या हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, और उसके बाद प्रयागराज, इलाहाबाद में अदला बदली हुई गाड़ियों की, तो क्या उतनी मुस्तैदी वहां थी? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या या योगी आदित्यनाथ बीते 8 दिनों में जो बयान दिया उन्होंने कि कोई भी पैदल नहीं चलेगा, और उसके बाद भी पैदल चलते रहे, घिसटते रहे, तो ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ, माफ करें, ऐसे लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? तो ऐसे कई सवाल हैं, और इन सवालों से ही पता चलता है कि इनका मकसद ये ज्यादा था कि किसी ढंग से हम पूरे मामले में कांग्रेस नेताओं को एक्सपोज करके ये बताने की कोशिश करें
कि इनकी दिलचस्पी कि इन्होंने क्या क्या गलती की। उसके बाद अगर देखेंगे आप, जो सचिन पायलट और कांग्रेस के कुछ नेता गडकरी के एक बयान का चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं जो राज्य सरकारों को भेजी गई। चिट्ठी में खोजने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिला नहीं। पवन खेड़ा जो कांग्रेस नेता है वो भी किसी चैनल पर दिखा रहे थे, मार्च की चिट्ठी है। उस चिट्ठी में कोरोना के संकट को देखते हुए ये कहा गया था कि अभी फिटनेस और ड्राइवर का लाइसेंस, ये भी चीजें अगर नहीं हुई है तो भी 30 जून तक उनको रिलैक्सेशन दिया गया कि आप तब तक बसें चलाइए। अगर ये रिलैक्सेशन था तो इसी मामले में इतनी मुस्तैदी से जांच सारी क्यों हो गई? क्योंकि आपको एक्सपोज करना था या आपको उनकी मदद नहीं लेनी थी। उसके बाद आखिरी सवाल कि 500-600 बस अगर ले लिया होता आपने, जो बार बार प्रियंका गांधी ने कहा कि उसी में 2 दिन में इतने लोग ढोए जाते, 500 बसें और आ जाती, लेकिन आपने नहीं लिया। तो ये सारे सवाल इस बात की तस्दीक करते हैं कि सरकार या सरकार के मंत्री, राजनीति के अलावा उन्हें किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। और बड़ी बड़ी बातें, बयान, और उसके बाद 490 बस का आंकड़ा, 460 का बस का आंकड़ा, 297 बस का आंकड़ा, सारी जांच की रिपोर्ट आती रही, लेकिन बस लेने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और अगर नहीं थी तो ये तमाशा क्यों हुआ? मेरा सवाल यही है। अब जैसे दिनेश शर्मा जब ये बात करते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आकर कह रहा हो स्क्रीन पर, चैनल पर, कि सूची के विश्लेषण से पता चला कि 460 वाहन फर्जी निकले हैं, सरकार की बसों की लिस्ट अपनी बसें भेजे। अरे कांग्रेस ने बस जहां से लेके भेजी, सरकार से भी अगर ली तो सरकार से भी बसें किराए पर ली जाती है। ये सवाल का जवाब वो दें, ऑडिट में दें, जैसे भी दें, लेकिन आपको अभी से चिंता इसकी है कि इसकी बस है कि उसकी बस है कि किसकी बस है, क्योंकि आप सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं। और उसके अलावा इस केस में नुकसान फाइनली मजदूरों का हुआ। एक बात, ये सारे सवाल जुड़े हैं बीजेपी से। अब आते हैं जरा कांग्रेस पर, कि कांग्रेस की सरकार ने, अगर सोनिया गांधी, माफ करें, प्रियंका गांधी अगर कह रही हैं हमारी बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, ये 17 तारीख का उनका ट्वीट है, आपको मांगा गया तो आपने फिर संदीप सिंह ने ये लिखकर क्यों कहा कि हमारी बसें राजस्थान से आ रही है, चल रही है, और हमें 5 बजे तक का टाइम दीजिए? मतलब 6 घंटे, 7 घंटे का, 8 घंटे का टाइम क्यों मांगा? आपकी बस तो बॉर्डर पे होनी चाहिए थी। तो कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि बॉर्डर पर बस खड़ी थी, इजाजत नहीं मिली तो बसें वापस लौट गई। लेकिन इस बात में फिशी मामला है, ये मान के चलिए कि वो भी कह रही थी। क्या माना जाए कि प्रियंका गांधी को उम्मीद नहीं थी कि ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे पहली चिट्ठी में, भले बाद में राजनीति जो भी हो, इसलिए उन्होंने पहली बार वो लिखा। अब ये समझने की बात है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कांग्रेस से भी, कि कांग्रेस शासित राज्य में पंजाब और राजस्थान, दो जो नेबरिंग स्टेट है, और महाराष्ट्र जहां साझा सरकार है, महाराष्ट्र से सबसे अधिक प्रवासी मजदूर त्रासद स्थिति में चले हैं। और जो हादसे तमाम हुए उसमें महाराष्ट्र से जो मजदूर चले हैं वो भी हादसों के शिकार हुए, क्योंकि बहुत लंबा 1200, 1500, 1600 किलोमीटर का सफर तय करके चले हैं, इंदौर होके, नासिक होके, कहां से, अहमदाबाद होते हुए, सूरत होते हुए। अगर महाराष्ट्र से मजदूर पैदल चल रहे थे, ट्रेन से चल रहे थे, ट्रेन से तो चलिए, प्राइवेट वाहन से चल रहे थे, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, टेम्पो जैसे भी चल रहे थे, इवन जो मिक्सर वाला आपने स्टोरी देखी होगी 1 महीने या 20 दिन पहले कि मिक्सर में बैठकर मजदूर जा रहे थे, वो भी नासिक से चले थे इंदौर के लिए। तो आपने अपने साझा सरकार वाले सूबे में या राजस्थान और पंजाब में आपने क्यों नहीं इंतजाम किए? यही इंतजाम वहां कर देने चाहिए थे। जितनी मुस्तैदी यहां दिखाई, राजस्थान से मजदूर चलकर यूपी के बॉर्डर पर भरतपुर के पास, या महाराष्ट्र से चलकर महोबा और मध्य प्रदेश के बरबनी नाम है शायद, वहां उस बॉर्डर पर हजारों मजदूर फंसे रहे, सैकड़ों वाहन में जैसे तैसे चले हैं, और छोटी छोटी उसमें चले, साइकिल रिक्शे पर चले। तो आपकी तरफ से यही 1000, 2000 बसें लगनी चाहिए थी पंजाब में और राजस्थान में और महाराष्ट्र में भी। तो इससे एक बात तो तय है कि आपकी भी दिलचस्पी यूपी में राजनीति में थी, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें भी एक दूसरी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि भाई बिहारी मजदूर भी थे, बिहार के मजदूर भी थे, और आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन आपकी राजनीति सिर्फ यहां तक सीमित थी कि हम यूपी के लोगों को भेजना चाहते हैं, दिल्ली और गाजियाबाद, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से भेजना चाहते हैं। ये सवाल कांग्रेस के लिए है।
तो यहां है इसका जवाब कांग्रेस देगी नहीं, अलग अलग ढंग से कांग्रेस के नेता तर्क वितर्क कर रहे हैं। लेकिन क्या मान लिया जाए कि आज के बाद से कांग्रेस शासित राज्यों के में, खासतौर से मैं अभी नजदीकी राज्य पंजाब और राजस्थान की बात कर रहा हूं, कांग्रेस शासित राज्य में कोई भी मजदूर सड़क पर नहीं दिखेगा? क्या ये मान लें? एक वीडियो शीला भट्ट, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया, मैंने देखा, जिसमें उन्होंने दिल्ली से जयपुर जाते हुए एक वीडियो बनाया और उन्होंने लिखा कि मैं दिल्ली से जयपुर जा रही हूं, अच्छी चीज है कि रास्ते में एक भी मजदूर पैदल नहीं दिखा। मैं नहीं जानता कि वो कितनी दूर तक उन्होंने बारीकी से देखा, लेकिन अगर ये है तो अच्छी बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि कल के बाद कांग्रेस शासित राज्य में भी कहीं पैदल मजदूर, रिक्शे से या साइकिल से मजदूर नहीं दिखेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी कुछ मजदूर साइकिल से आते हुए राजस्थान से दिखे हैं। तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि आप अगर यूपी में 1000 बसें लगाना चाहती हैं और उसके बाद 24 घंटे आपकी बसें वहां खड़ी रही और आखिरकार लौट गई, वही बसें राजस्थान से लेकर जहां भी मजदूर को जाना है सरहदों पर लगाइए और उसके बाद मजदूरों की रवानगी तय करिए। तब लगेगा कि आप राजनीति से ज्यादा वाकई सेवा करना चाह रही हैं, जैसा कि प्रियंका गांधी ने बार बार अपने ट्वीट में कहा है। तो ये बात कांग्रेस के लिए भी है। और आज की बात, अब मैंने बहुत सारी बातें पहले भी कर दी है और बहुत सारी बातें चूंकि ये कल से चल रही है इसलिए आप अवेयर होंगे। अब जरा आप लोगों के कुछ सवाल ले लेता हूं ताकि बात ये करें, बाकी साथी लोग जो आप लोग बोल रहे हैं। आज बड़ी खबर एक अम्फान तूफान से तबाही की भी है, वो बहुत बड़ी खबर है अगर वैसे देखें तो। और जो मैं देख रहा हूं उसमें कोलकाता और अलग अलग उड़ीसा से बहुत तबाही की तस्वीरें आ रही है। नरेंद्र बहादुर यादव लिख रहे हैं, यूपी में कांग्रेस की जमीनी कमजोरी का फायदा योगी आदित्यनाथ ने उठा लिया, इसी जगह सब। हाँ, इसमें एक चीज और हुई कि मायावती का भी एक बयान आया कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, लखनऊ में ही क्यों नहीं बसें दे रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि उनको बीच में आकर ये एंगल देने का उनका मतलब क्या था। या तो आप खुद करिए, अब लखनऊ में बसें सौंपना यकीनन किसी भी ढंग से गैर वाजिब है। उन बसों को अगर चलना यूपी दिल्ली बॉर्डर से है तो 500 किलोमीटर वहां जाने का कोई औचित्य नहीं था। चलिए, लेकिन खैर उन्होंने बयान दिया, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। कुछ सवाल ले लेता हूं। आप सभी साथियों का नमस्कार, साथियों को नमस्कार। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ठीक लगा। अगर आप लोगों को कुछ सलाह देनी हो, लगता हो कि कुछ मैं ऐसे नहीं ऐसे करूं या कुछ गलत कर रहा हूं, तो आप सलाह दे सकते हैं। मैं सलाहों का स्वागत करता हूं। हाँ, कुछ लोगों को मुझे लगा, 2-4 लोगों को इस पे एतराज था कि हम प्रियंका गांधी से क्यों सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है पत्रकार का काम दोनों से सवाल पूछना है। सत्ता से सवाल पूछना ज्यादा बड़ा काम है, क्योंकि वहां सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। और जिनकी 350 सीटों की सरकार है और जिनकी 15-16 राज्यों में सरकार है, सवाल सबसे अधिक उनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है देश को लॉकडाउन में डालने की, देश को लॉकडाउन से उबारने की। सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की ज्यादा है, क्योंकि देश में ज्यादा सरकारें उनकी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रियंका गांधी कहें कि हम बस यूपी को दे देते हैं और राजस्थान और पंजाब में कल को पैदल मजदूर दिखे, तो प्रियंका गांधी से भी ये सवाल उतनी सख्ती से पूछा जाना चाहिए। रेहान राज, कांग्रेस की विधायक से लेंगे क्योंकि नरेंद्र यादव, भाजपा के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले लगा लेते हैं। ये लेकिन अभी आपका सवाल अलग है यहाँ। हाँ, ये आप लिख रहे हैं यूपी में बेरोजगारी पर सीरीज चलाइए। आपको कुछ लगता है कोई जानकारी ऐसी तो आप दीजिएगा, अभी देखते हैं। अभी तो लॉकडाउन का सवाल अलग है यहाँ। हाँ, ये आप लिख रहे हैं यूपी में बेरोजगारी पर सीरीज चलाइए। आपको कुछ लगता है कोई जानकारी ऐसी तो आप दीजिएगा, अभी देखते हैं। अभी तो लॉकडाउन में यूपी में क्या देश भर में बेरोजगारी होगी और बेरोजगारी की खबरें आने लगी है। प्राइवेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर छटनियां हो रही है। जो खबरें मीडिया में जिस तरह से आनी चाहिए नहीं आ रही है, लेकिन ये आएगी। 15-20 दिन के बाद वो त्रासद स्थिति दिखेगी। वो थाली ताली शंख और बजाने वाले लोग, दिए और मोमबत्ती जलाने वाले लोगों की तकलीफ दिखेगी, जो सिर्फ भक्ति में डूबे हैं। और मजदूरों को सड़क पर चलते देखकर लोग नाराज हो रहे थे। हजारों लोगों के मैंने ट्वीट देखे, कमेंट देखे कि क्यों निकल रहे हैं, घर में रहे, वहीं रहे, यहां रहे। उन सब की तकलीफ आएगी अभी, तब समझ में आएगा कि दरअसल जब खुद पर बीतती है तो क्या होता है। मोहम्मद मुस्तफा,
मोहन कुरेकर कुरेकर, थैंक यू, शुक्रिया आपका। अब हाँ, सही करें अभिषेक कि अगर फ्री में बसें दे रही आप ले लीजिए। मैं तो कल के वीडियो में बोला कि आप तो वो 880 बसें अगर ठीक है वो ले लीजिए, 200 और ले लीजिए और उनसे 1 महीने के लिए ले लीजिए कि मुझे 2-4 दिन 1 महीने के लिए दो और फेरी बना दीजिए उसको यूपी में, क्या फर्क पड़ता है। और मांग लीजिए कि हमको 1000 और बसें दो। अरे कोई दे रहा है तो आप ले लो बस। उसमें राजनीति करके उस खेल में बयानबाजी करके तरह तरह का पेच निकालने का उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जाहिर है इनको ये होना ही था, इसलिए मैंने इस थंबनेल में आपने लिखा होगा ये तो होना ही था, यही करना था। लिस्ट भेजे, मैं समझ गया कि अब उस लिस्ट की स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी, बयानबाजी होगी और वही होगी, वही चीजें होगी, होनी थी जो मुझे दिख रही थी और वही हुआ। ज्योति हाँ, ज्योति सही करी, तो ट्रेन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और ट्रेन थोड़ी चलने भी लगी है। मुझे लगता है रविंद्र कश्यप, क्या बीजेपी एक्सपर्ट की राय नहीं ले रहे हैं? समझा नहीं, बीजेपी एक्सपर्ट की राय। मैंने जितनी बात कही सारे नेताओं की बाइट बयान देखने के बाद कही, तो मुझे पता है कि बीजेपी के नेताओं के दिन भर आज उप मुख्यमंत्री से लेकर प्रवक्ताओं तक ने आज दिन में क्या बात की है। मंसूरी जी विपक्ष को झूठ बताएंगे, बस घर नहीं जाने देंगे। प्रिंस कुमार, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो आप अच्छी तरह से सोच विचार कर यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट पर एक वीडियो बनाए। सही है प्रिंस, बनाऊंगा, जैसे ही थोड़े आंकड़े में जुटाता हूं मैं करता हूं। रमेश चौहान साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो ट्रेन चलाओ। गरीब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अब फिर कहा जा रहा है कि हम ट्रेनों की संख्या बढ़ाएंगे। आपने पीयूष गोयल का बयान देखा है, अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ट्रेनों की तादाद बढ़ेगी और कुछ स्थितियां सुधरेगी। योगी को लेकर पर्सनल कमेंट कुछ लोग करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि व्यक्तिगत कमेंट करने से बचें, क्योंकि उससे बाद रोशन सिंह, राजनीति का निम्नतम स्तर है। ये तो है ही, इस संकट के काल में, कोरोना जैसी मुश्किल मुसीबत में भी सब लोग इस पर सियासत कर रहे हैं। इस समय अगर बस का ऑफर किया आप ले लो बस, बार बार मैं यही कर रहा हूं। उसके बाद रेहान साहब, शुक्रिया आपका। रवि रंजन कुमार, अभी विषय से आप भटकाएंगे मुझे। दिनेश कुमार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुश माथुर, ये बहुत घटिया राजनीति, हाँ ये इसमें सहमत हूँ, राजनीति बहुत घटिया है और ऐसे राज बाहर चला जाएगा। रोशन सिंह, राजनीति का निम्नतम स्तर बात कर चुका मैं। नरेंद्र बहादुर, पैदल घर लौट रहे मजदूर अब गांव में ही खेती और मजदूरी करेंगे, शहर नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, शहर जाना मजदूरों की मजबूरी है, शौकिया कोई नहीं जाता घर छोड़कर। एक्चुअली अगर कहें तो हम लोग भी 30 साल पहले दिल्ली आए थे तो मजबूरी थी, अपना करियर बनाना था। लेकिन जो मजदूर अपना घर छोड़कर 1000-1500 किलोमीटर दूर चला जाता है, जरा सोचिए, बिहार का मजदूर जाकर हैदराबाद में और तमिलनाडु में रिक्शे ठेले चला रहा है, खोमचे लगा रहा है, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, 10,000 रुपए की के महीने पर, 12,000 रुपए के महीने पर काम कर रहा है, 500-400 रुपए रोज पर काम कर रहा है, तो जाहिर है उसकी मजबूरी है। लेकिन हाँ, बहुत सारे मजदूर दुखी होकर ये कहते हुए देखे गए कि हम अब नहीं जाएंगे। तो आप ये तो मान लीजिए कि जितने मजदूरों का माइग्रेशन हुआ है वो सारे मजदूर, रिवर्स माइग्रेशन कुछ लोग कह रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं, जितने मजदूर वापस गए हैं वो सारे मजदूर वापस नहीं लौटेंगे। उनमें बहुत सारे लोग हो सकता है वहां अपना रास्ता खोजे, लेकिन गांव में जहां वो गए वहां भी लोड बहुत बढ़ेगा, क्योंकि वहां रोजगार के अवसर नहीं है। तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। योगी सरकार ने कह दिया कि हम 16 से 20 लाख लोगों को, प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी और देखना होगा क्यों कैसे करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती ये होगी उन मजदूरों के लिए जो लौटे हैं। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। तो ये सारी मुश्किलों के बीच अब सवाल ये है कि जो मजदूर लौट रहे हैं और जो मजदूर अभी भी सड़क पर दिख रहे हैं, जो मैंने पहले कहा कि अब इस घटना के बाद जिस ढंग से ये राजनीति हुई है उससे एक चीज तो लग रही है कि शायद स्थितियां अब सुधर जाएंगी। एक दूसरे को एक्सपोज करने, एक दूसरे पर सियासत करके ही सही, लेकिन अगर मजदूरों का भला होता है तो स्थितियां अब सुधर जाएंगी।
एक दूसरे को एक्सपोज करने, एक दूसरे पर सियासत करके ही सही, लेकिन अगर मजदूरों का भला होता है तो अच्छी बात है, भला हो, और नहीं होता है तो मीडिया की भूमिका है कि वो ऐसी चीजों को दिखाएं। योगेंद्र सहाय लिख रहे हैं, अगर 400 बसों की फिटनेस फेल थी तो 400 गुने 35, 1400 आदमी के जीवन का खिलवाड़ का ट्रिप कौन इन्हें दिया? नहीं नहीं योगेंद्र जी, ये कौन कह रहा है कि जो फिटनेस फेल थी उन बसों को चलाया जाए? वो एकदम उन बसों को नहीं चलाया जाना चाहिए, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जो बसें सही थी 600, वो तो लेते, सवाल इतना तक सीमित है। ये कोई कह ही नहीं सकता कि जिन बसों का फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, खटारा है, ड्राइवर का लाइसेंस में गड़बड़ है, क्यों चलाना चाहिए? मैं तो उल्टे सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर इतनी मुस्तैदी से यहां कर रहे हैं तो क्या यूपी की सड़कों पर जो हजारों बसें चल रही है, क्या वो सब फिटनेस टेस्ट में पास है? तो मुझे जो दिख रहा है, जो अखबारों की हेडिंग्स और डिजिटल पर मैंने सर्च किया, उसमें दिख रहा है कि एक साल में हजारों बसों के बारे में जानकारी है कि फिटनेस टेस्ट में फेल है या फिटनेस टेस्ट नहीं करा और चल रही है। मेरा सिर्फ उतना कंसर्न है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन बसों की फिटनेस नहीं थी उन्हें किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि आज के जमाने में बातों को अर्थ का अनर्थ निकाल कर प्रचारित करते हैं। बिल्कुल उन 400 बसों को रिजेक्ट करना चाहिए, बल्कि दिनेश शर्मा ने कहा 460 नहीं लेते, चलिए तो 540 ले लीजिए, उतनी लेते, मेरा सिर्फ उतना कंसर्न है, और बाकी मांगते कि 460 दूसरी बसें दो। रोशन सिंह कह रहे हैं कि पहले भी विनती की है, फिर कह रहा हूं आप राजनीति में उतरने पर बिल्कुल नहीं। और मैं फिर कह दे रहा हूं, पहले भी मुझे किसी ने पूछा था, शायद आप ही ने पूछा होगा, दूर दूर तक मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राजनीति में चाटुकारिता भी करनी पड़ती है, अपने नेताओं को खुश रखना पड़ता है, अपने आका को, अपने हाई कमान के लिए जो कुछ करना पड़ता है, और झूठ फूस बोलना और यही सब बयानबाजियां इस तरह के करना, जो सच है उसको उस पर पर्दा डालो, जो ऊपर से कहा गया वो बोलो, तर्क की जगह कुतर्क करो, ये सबके वश की बात नहीं है, अपनी तो बिल्कुल नहीं है। धीरे गोदी मीडिया कहेगा सरकार ने जागरूकता दिखाते हुए लाखों मजदूरों की जान बचा ली, बिना ब्रेक, बिना चक्के, बिना स्टीयरिंग की गाड़ी में बैठकर मारे जाते हैं। हाँ, ये सब कहा जा रहा है। रोशन सिंह, आपका मैं जवाब दे चुका, आपका जवाब दे चुका मैं रोशन जी। दिग्विजय यादव, यूपी सरकार की बसें हमने देखी है किस हालत में, कभी कभी उतरकर यात्री को धक्का लगाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, मैंने देखी ना कि स्टोरी छपी हुई है अमर उजाला में, अखबारों में, कि यमदूत बनकर दौड़ रही हैं 1800 से या 800 से ज्यादा ब्लैक लिस्टेड बसें। ये खबर छपी आईनेक्स में 17 फरवरी को। मैंने पहले भी जिक्र किया कि फिरोजाबाद कानपुर हाईवे के बारे में खबर छपी है कि यमदूत बनकर दौड़ रही हैं 800 से ज्यादा बसें, और इन बसों का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। कुछ बसें तो ऐसी हैं जो कई सालों से नहीं हुआ है, और उसके बाद तब जब वहां हादसे हो चुके हैं। वैसे अमर उजाला में है कि 2000 मौर्य, एक महीने के बाद बहुत बुरा होगा मौर्य साहब, जिसमें सबसे बुरा होगा बेरोजगारी और मंदी। अकल्पनीय, अकल्पनीय हम देख नहीं पा रहे, अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे। छटनियां होगी, बेरोजगारी होगी, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी की कमी होगी, जो लोग छोटे मोटे धंधे कर रहे हैं उनकी तबाही होगी, जब वो खोलना शुरू करेंगे तो उनकी तबाही होगी, मजदूर नहीं होंगे, उसे इकोनॉमी पटरी पर आना मुश्किल होगा। कंस्ट्रक्शन से लेकर हर सेक्टर की हालत खराब है, वो हालत खराब होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर इन मजदूरों का जाना भी होगा। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर तबाही है, मान लीजिए आर्थिक तौर पर बहुत तबाही होने वाली। बात लंबी हो रही है। हाँ, मोहम्मद अजहरुद्दीन बोल रहे हैं 1000 बस बोलकर 879 बसें भेजी, वो गलत है। 879 भेजी नहीं, उन्होंने लिस्ट भेजी थी, उस लिस्ट की जांच करके उन्होंने कहा ये 879 बसें, बाकी उसमें 3 व्हीलर या एम्बुलेंस या स्कूल बस या कुछ और प्राइवेट कार है, ये उसकी कहानी थी। लेकिन उस पर हम काफी बात कर चुके हैं। राकेश श्रीमाली, 70 साल से सरकार के पैसे कहाँ गए? राकेश जी, ये सवाल तो अब 70 साल की जो सरकार थी वो 6 साल पहले देश से जा चुकी है, तो अब जनता ने रिजेक्ट किया और 44 और 52 सीटों पर अटकी। तो अब तो जो सरकार 6 साल से देश में सरकार चला रही है, कितने दिन तक पूछिएगा, हो गया ना 70 साल। उन्होंने गलतियां की, उन्होंने घोटाले किए, घपले किए, तमाम ऐसी चीजें की जिसकी सजा जनता ने दी, 2014 में भी दी, 2019 में भी दी। चलिए, इस बातचीत को 42 मिनट हमारा हो रहा है। हाँ, पंकज जी बोल रहे हैं, पंकज अटूटे, मैं 2 दिन से सोशल मीडिया से दूरी रख पाया, आज नोटिफिकेशन में कैप्शन देख के रहा नहीं गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
राधेश्याम विश्वकर्मा जी, कई दिन बाद आप दिखे हैं, हालांकि मैं ही कई दिन बाद लाइव में दिखा हूं। कोरोना से सरकार लड़ने में फेल हो रही है। देखिए, इसको लेकर जजमेंट में नहीं दे सकता, लेकिन मुश्किल तो है। हमने कल्पना नहीं की थी जो सड़कों पर अभी दिख रही है। और उसके बाद अभी नंबर्स को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि सरकार की तरफ से उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे रोज होती थी वो भी नहीं हो रही। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है। मैं इस पर कोई आकलन करने से बचना चाहता हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरुण कुमार, क्या आपको मोदी से डर नहीं लगता जैसे जर्नलिस्ट डर रहे हैं? जरूर प्रतिक्रिया दें। अरे मैं कोई घपले घोटाले करूंगा तब तो डरूंगा, कुछ लंघन करूंगा तो डरूंगा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसमें डरना क्या? इतना हौसला आदमी के भीतर होना चाहिए कि आपको सही चीज सही वक्त पर सही सवाल पूछ सकें, और इतना हौसला मुझे है। और अगर मुझे कुछ पाने की तमन्ना होती, कुछ सरकार से कुछ सेटिंग गेटिंग की बात होती तो सोचता। तो आदमी खुशामद करता है, चमचागिरी करता है, चाटुकारिता करता है। वो चाहिए नहीं, और घपले घोटाले किए नहीं, तो फिर डर किस बात का? और मैं ये मानता हूं कि मैं प्रायोजित एजेंडा भी नहीं चलाता हूं, वो भी नहीं है। मुझे जो लगता है, जो सवाल पूछना चाहिए वो सवाल मैं पूछता हूं। कल या परसों हम उस पर बात करेंगे। सही आप कह रही हैं। शुरू में 10-15 दिन पहले मैंने इस लाइव में आए हैं, कुछ सवाल पूछे तो मैं जवाब भी देता हूँ। अच्छी बात है। दीप्ति हमारी मित्र हैं और एक मीडिया संस्थान, एजुकेशन संस्थान चलाती हैं, उसकी हेड हैं। शुक्रिया दीप्ति। मंसूरी जी, मुद्दा गरीब मजदूर लोगों को घर पहुंचाने का था, बसों को मुद्दा बना दिया। बजरंग लाल जांगिड़, राजनेता गरीब के हित के लिए राजनीति करें तो स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि राजनीति। सही कर रहे हैं। तो ये क्योंकि बहुत सारे मेल बॉक्स भरेंगे तो मैं आपके जरूरी मेल भी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन कोई जरूरी सूचना, जरूरी वीडियो, फेक न्यूज नहीं, नहीं तो आप भेजेंगे और कहीं मैं इस्तेमाल कर गया तो मैं फंसूंगा। तो आप भेज सकते हैं ajit.anjum@gmail.com, ajit.anjum@gmail.com। ये मेरा मेल आईडी है। इस पर मैं कुछ लोगों को मैंने जवाब भी दिया है, मैं जवाब देता भी हूँ। सुभाष सुभाष शुक्ला जी, चलिए यूपी पर भी बात करते हैं। तो आज का ये खत्म करें, आप लोगों की इजाजत है। खत्म करते हैं आज, और फिर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, 45-46 मिनट का। यही खत्म करते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया आप सभी का। मनीष कौशल, काइंडली शो सम न्यूज अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं मनीष, कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ बात करनी चाहिए। चलिए वो भी करेंगे, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लोग मेरे माथे ही डाल रहे हैं। फिर भी कोशिश करूंगा। तो खत्म करते हैं इसको। ओके, शुक्रिया आप सबका। नमस्कार।